नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे एकदम खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। दोस्तों हमेशा हमारे एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, आमटे जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं और भी दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। आप क्या जानते हैं कि बर्डमैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऐसे कई क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पर जिनका उत्तर हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट होते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में यूपी टेट की पुस्तक है, मात्र 249 रुपये में, और हिंदी न्यूज़ का बैच शुरू हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले हमारे बीच में आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। दोस्तों आप सभी ने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, ऐसा कोई भी बालक नहीं होगा जिसने चिपको आंदोलन नहीं सुना होगा। दोस्तों चिपको आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी ने। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको टेलर बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें लोगों ने दोस्तों पेड़ों से चिपक के पेड़ों को न कटने का विरोध किया कि हम पेड़ों को अपनी जान दे देंगे पर पेड़ों को हम कटने नहीं देंगे दोस्तों। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया दोस्तों। और जानते हैं थोड़ी सी जानकारी। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले थे। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, गांधीवादी एवं समाज सेवी थे। दोस्तों गांधीवादी थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। बहुत ही दोस्तों शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और इन्हें पर्यावरण से, प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव था दोस्तों। जैसे कहते नहीं है, इनके प्रकृति के अंदर इनकी जान बसती थी दोस्तों। इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया तथा टिहरी बांध के विरुद्ध, दोस्तों टिहरी चिपको आंदोलन तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, पर यह भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि टिहरी बांध के विरोध में भी इन्होंने अनशन किया था दोस्तों। और ये भी दोस्तों इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था हमारे पर्यावरण में। तो ये चीजें भी नोट करते चलिएगा दोस्तों, अपनी शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही फायदा होगा बाद में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय परितंत्र, वन एवं नदियों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन पर्यावरण के लिए, अपने प्रकृति के लिए, अपने नदियों के लिए, अपने पर्वतों के लिए, सबके लिए समर्पण कर दिया दोस्तों, जो कि दूसरों के लिए जिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों। अपने लिए तो ये पूरा संसार जी रहा है दोस्तों, कभी दूसरों के लिए जी के देखिए, उसकी भी खुशी बहुत ही अपार होती। उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृक्ष मित्र किसे कहा जाता था? वृक्ष मित्र किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा कि वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को वृक्ष मित्र कहा जाता था दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के कारण उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार वर्ष 1986 में दिया गया। हमारी भारत सरकार ने दोस्तों उनके पर्यावरण से ऐसे जुड़ाव को देखते हुए कि ये व्यक्ति देखिए पर्यावरण से कितना, प्रकृति से कितना प्रेम करता है, कितना उनकी संरक्षण के लिए उन्होंने कितने योगदान किए, कितने प्रयास किए, कई दोस्तों आंदोलन किए, तो उनको हमारी सरकार ने 1986 में जमनलाल बजाज पुरस्कार दिया। न कि जमनलाल बजाज बल्कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड वर्ष 1987 में, तथा दोस्तों पद्म विभूषण से भी सुंदरलाल बहुगुणा जी को वर्ष 2009 में दोस्तों इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। पुरस्कार से, प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मान किया गया। देखिए दोस्तों इतने सम्मान पाने के बाद भी इनका स्वभाव बहुत ही सरल रहा और ये प्रकृति से जुड़े रहे। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि 2009 में पद्म विभूषण पर्यावरण के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो आप बता सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी को। लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड दोस्तों, ये अवार्ड भी किसके अंतर्गत दिया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। जमनलाल बजाज पुरस्कार ये भी दोस्तों दिया जाता है संरक्षण के अंतर्गत, ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। और इन्हें क्या कहा जाता था? वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता था आपके सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया। उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले थे ये सुंदरलाल बहुगुणा जी, याद रखिएगा, कुछ पूछ जा सकता है। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा टिहरी बांध के विरोध में इन्होंने अनशन किया था। ये सारी चीजें हैं दोस्तों शॉर्ट नोट से संबंधित, शॉर्ट नोट्स में अपने आप नोट कर लीजिएगा। सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के, हमारे बापू के बारे में दोस्तों बात करते हैं। महात्मा गांधी ने भी पर्यावरण संरक्षण में शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु प्राकृतिक संसाधन के दोहन तथा स्वच्छता के प्रति उनका जीवन दर्शन उन्हें एक प्रेरक पर्यावरणवादी के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों महात्मा गांधी ने भी कई पर्यावरण के लिए बचाव के लिए कई आंदोलन किए, उन्होंने भी कई प्रयास किया, क्योंकि पर्यावरण से गांधी जी का भी बहुत बड़ा जुड़ाव था। वो भी दोस्तों पर्यावरण प्रकृति से प्रेम करते थे। उन्होंने गांधी जी ने सदैव मानव एवं पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रितता एवं पूरक संबंध माना। उन्होंने क्या माना? संबंध माना दोस्तों। और उन्होंने क्या वर्ष 1909 में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों हिंद स्वराज, में उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकरण तथा भौतिकवाद के परिणामों के प्रति मानवता को सतर्क किया। जो दोस्तों अनियंत्रित औद्योगिकरण हो रहा था, उन्होंने बताया कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे क्या हानि होगी हमारी मानवता को। उन्होंने अपनी इस पुस्तक हिंद स्वराज में दोस्तों इस चीजों को बताया कि दोस्तों अगर ऐसे ही जो अनियंत्रित औद्योगिकरण हो रहे हैं, इससे ही हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, हमारे मानव को, हमारे जीव जंतु को, सभी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। उन्होंने सारी बातों को दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा है और चर्चा की है उन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों, गांधी जी के विचारों में पृथ्वी, वायु, भूमि, जल आदि प्राकृतिक संपदाएं हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? पूर्वजों से विरासत में प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि यह हमारे बच्चों से लिया गया ऋण है। दोस्तों ये क्या है? गांधी जी मानते थे कि ये ऋण है जो कि हम अपने बालकों से लिए हैं और इस ऋण को हमें उन्हें लौटाना है, सुरक्षित जैसा हमने लिया है उसी तरह से हमें लौटाना है, न कि हम उनको ऐसा यानी लौटाएं प्रकृति दोस्तों जो कि असुरक्षित हो। जैसा हमने उनसे ऋण लिया है उसी तरह से हम उन्हें लौटाएं। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को कम से कम उसी स्थिति में वापस करना है जिस स्थिति में यह हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। जैसा हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया अब हम अपने बच्चों को लौटाएं दोस्तों। तो उनका कहने का मेन उद्देश्य यही था दोस्तों, जिस प्रकार से स्वच्छ पर्यावरण है इसी प्रकार से हमेशा ये स्वच्छ पर्यावरण बने रहे, तभी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी दोस्तों वो भी स्वच्छ पर्यावरण में सांस ले सकेंगी, स्वच्छ पर्यावरण में अपना जीवन यापन कर सकेंगे और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों। महात्मा गांधी जी बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। भारत के अनेक पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी सिद्धांत जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि की सहायता से पर्यावरण आंदोलन का संचालन किया एवं उनमें सफल हुए। इन्होंने कई दोस्तों आंदोलन भी किए, जैसे सत्याग्रह किया, अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसके बारे में, और ये सफल भी हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत प्रयास किया है। आइए जानते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो आप बताइएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष प्रयास किए। इन्होंने क्या प्रयास किया आइए जानते हैं। वर्ष 1974 में, कब दोस्तों? 1974 में स्टॉकहोम, यानी स्टॉकहोम आपका कहा? स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया तथा पर्यावरण चुनौतियों एवं निर्धनता के अंतर संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कई चुनौतियों को उन्होंने बताया कि कैसे दोस्तों फायदे हैं, क्या लाभ है और क्या नुकसान होने वाला है पर्यावरण से। तो इंदिरा गांधी ने लोगों को जागरूक किया दोस्तों कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा, उन्नति हो पाएगी, अन्यथा उन्नति नहीं हो सकती। तो ये चीज है दोस्तों, सारी चीजों को उन्होंने इस सम्मेलन में बताया लोगों को। नेक्स्ट, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनका उल्लेख निम्नवत है। क्या कदम उन्होंने सख्त कदम उठाए दोस्तों? जैसे उन्होंने वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया कि दोस्तों बहुत उन्होंने देखा कि जल हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, नदियों का पानी, पीने का पानी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना थी, बहुत सारी दोस्तों दिक्कतें हो सकती थी। तो उन्होंने दोस्तों उसके प्रति 1974 में एक अधिनियम, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया कि अगर जो जल को यानी कि प्रदूषित करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ये सारी चीजें उन्होंने पारित की। और वर्ष 1972 में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया, यानी कि जीवों के संरक्षण के लिए उन्होंने दोस्तों 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया कि भाई उसमें जीवों को संरक्षण प्रदान कर सके। हमारे जो जीव जंतु है जिनका दोस्तों आए दिन शिकार होता रहता है, आए दिन दोस्तों खाल के लिए, उनकी दांतों के लिए, सींग के लिए
क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही कॉस्टली जाती है, तो जिससे लिए उनका शिकार किया जाता है, लोग शिकार करते हैं पैसे की लालच में दोस्तों। तो उनके संरक्षण के लिए इन्होंने 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया आपकी इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों। कई प्रयास किए उन्होंने भी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों। देखिए सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है दोस्तों। वर्ष 1980 में पर्यावरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का गठन किया गया। सोचिए, पर्यावरण गठन किया गया 1980 में पर्यावरण विभाग, जो कि पर्यावरणीय परियोजनाओं का अनुशंसा, वायु एवं जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए उत्तरदायी था। इस विभाग ने पर्यावरणीय सूचना तंत्र सिस्टम की स्थापना की, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया तथा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों ने मध्य सामंजस्य स्थापित किया। दोस्तों सारे लोगों ने मिलकर यह पर्यावरण विभाग बनाया कि जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, वन्य जीव सारे लोगों को क्या करना, संरक्षण प्रदान कर सकें। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी थी, केंद्र की जिम्मेदारी थी, राज्य की और स्थानीय सरकारों सभी की दोस्तों सामंजस्य से ये कार्य किया गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रिका प्रसाद भट्ट की। दोस्तों ये भी बहुत महान आत्मा थे, इन्होंने भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपके पर्यावरण आंदोलन। दोस्तों कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सीटेट की क्लास कब चलेगी, कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर ये काम में आएगा कि नहीं हमारे। तो दोस्तों आपके ये सारी चीजें जो है, ये सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट सभी में आपकी बहुत ही काम में आने वाला। क्या आपसे चिपको आंदोलन नहीं पूछा गया? क्या आपसे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के बारे में नहीं पूछा गया है? कि आपको चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में नहीं पूछा गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में नहीं पूछा गया? कई चीजें दोस्तों, ये सारे प्रश्न हमारे आए हुए हैं। बस दोस्तों इसमें कुछ नई चीजें हम ऐड किए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी, इनसे भी शायद प्रश्न बन सकता है दोस्तों। इसलिए इन चीजों को भी ऐड किया गया है कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। ये तो मालूम नहीं है किसी को कि भाई कहाँ से प्रश्न आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर देगा। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। तो जो हमें मालूम है उसको भी कुछ लिए हैं, वो तो लिया ही गया है जहां से प्रश्न पूछा गया, प्लस उसमें कुछ टॉपिक भी ऐड कर दिए। तो ये आपके सीटेट में भी, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में, सब में दोस्तों ये काम आएगा। बल्कि आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काम आएगा। ये सब जानकारियां बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों, ये भी कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। जैसे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी उत्तराखंड के थे, ये भी उत्तराखंड के थे। एक गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ये भी थे दोस्तों आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी भी। इन्होंने वर्ष 1964 में गोपेश्वर उत्तराखंड में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। किसकी की थी? दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना। पूछ लेगा दोस्तों, दशोली ग्राम संघ यानी कि स्वराज की संघ की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। कब की थी? 1964 में की थी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि ये होगा कि यार इसका तो पता ही नहीं था, ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया। तो ये चीज है। स्थापना की, जो बाद में क्या हुआ, चिपको आंदोलन का दोस्तों मात्र संगठन बना। जो बाद में क्या हो गया, जो चिपको आंदोलन का मात्र संगठन बन गया। इन्होंने भी दोस्तों चिपको आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। नेक्स्ट, चंडी प्रसाद भट्ट ने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर चिपको आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इन्होंने भी दोस्तों चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के साथ मिलकर दोस्तों वन के संरक्षण के लिए इन्होंने आंदोलन में दोस्तों कदम से कदम मिला के उनका साथ दिया, हमेशा उनके साथ खड़े रहे दोस्तों। और इनका बहुत ही बड़ा योगदान था चिपको आंदोलन में भी। पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया दोस्तों। देखिए इनको भी दोस्तों भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे कि 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2005 में पद्म भूषण। सोचिए, यानी कि दोस्तों ये सब सारे सम्मान ऐसे क्या लोगों को दे दिया जाता है दोस्तों, उनके कार्य से, उनके इस प्रकृति के जुड़ाव से और जो उन्होंने त्याग किए हैं, जो बलिदान दिए हैं, उससे दोस्तों प्रेरित होकर सरकार इनको इतने बड़े बड़े पुरस्कार देती है दोस्तों, ठीक है। और वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सोचिए दोस्तों, ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी मिला, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया और 2003 में उन्हें राष्ट्रीय वन आयोग का सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया। सोचिए, तो उन्हें राष्ट्रीय वन आयोग का भी सदस्य नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया गया? उनके अंदर दोस्तों ऐसी क्वालिटी थी कि उन्होंने, यानी कि ये देखा गया कि इनका प्रकृति से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव है, ये सारी इनकी जानकारियां रखते हैं, सारी चीजों की जानकारी है, तब दोस्तों उन्हें इसका आयोग का सदस्य बनाया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं।
राजेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध जल संरक्षण थे दोस्तों, यानी कि इन्होंने जल संरक्षण से ये संबंधित थे एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्यकर्ता भी थे दोस्तों। यानी कि इनको दोस्तों जो राजेंद्र सिंह जी थे उन्होंने तरुण भारत संघ स्थापना वर्ष 1975 नामक एक एनजीओ की स्थापना की थी। एनजीओ की दोस्तों इन्होंने एक स्थापना की थी, तरुण भारत संघ। किसकी? तरुण भारत संघ की। पूछा जा सकता है कि तरुण भारत संघ एनजीओ की स्थापना किसने की थी 1975 में? तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह जी ने की थी, जिसके माध्यम से वे खनन, नौकरशाही और इससे जुड़े मुद्दे उठाते थे दोस्तों। जो हमारे दोस्तों खनन होते थे, यानी कि आपके भूमि के अंदर दोस्तों जो खनन किए जाते थे, अराजक खनन किए जाते थे, जिनका कोई भी दोस्तों रीजन नहीं होता, कारण नहीं होता था, तो उस पे दोस्तों उन्होंने आंदोलन किए थे आपके राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने स्वयं जोहड़ जल संचय हेतु निर्मित तालाब, वर्षा जल संचय टैंक, चेक डैम व अन्य तकनीकों के माध्यम से अर्ध शुष्क क्षेत्र के ग्रामीणों को जल प्रबंधन के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने दोस्तों कि जल को संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से जल को बचाया जाए दोस्तों। जो वर्षा का हमारा पानी आता है, वर्षा का पानी आता है, उसे किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से सेव रखा जाए कि हमारे बुरे वक्त में वो पानी हमारे काम में आ जाए। तो उन्होंने दोस्तों जोहड़ यानी जल संचय हेतु निर्मित तालाब बनाया, जोहड़ जिसे क्या कहता है, जोहड़ कहा जाता है, और वर्षा जल संचय टैंक दोस्तों, वर्षा जल संचय टैंक बनाया, चेक डैम बनाया। अन्य तकनीकों के माध्यम से उन्होंने अर्ध शुष्क क्षेत्रों के ग्रामीणों को जल प्रबंधन के लिए प्रेरित किया, लोगों को प्रेरित किया कि आप ऐसा करिए जैसे कि पानी को एकत्रित किया जा सके और ये पानी हमारी दोस्तों फसल में, हमारे ऐसे कार्यों में काम आ सके जब हमें पानी की आवश्यकता हो। तो ये चीज भी था इनका, ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य था दोस्तों कि वर्षा को के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया, पानी की कीमत को बताया इन्होंने कि क्या पानी की कीमत होती है दोस्तों। जैसे कहा नहीं जाता जल ही जीवन होता है, जल ही जीवन है दोस्तों। ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों कि दोस्तों अबू धाबी है, अबू धाबी शहर आप नाम सुना होगा दोस्तों। वहां पे जो कि पेट्रोल जो है दोस्तों पानी से भी सस्ता होता है, वहां पेट्रोल बहुत ज्यादा मिलता है, पर पानी वहां पे दोस्तों बहुत महंगा मिलता है। क्योंकि रीजन क्या है, वहां पे पानी की बहुत कमी है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ये स्थिति हमारे यहाँ ना बिक जाए। अभी से तो पानी बिकने लगा है दोस्तों, पर ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि हमें नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब के लिए दोस्तों पानी खरीदना पड़ जाए, तब दोस्तों स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जल को सेव रखिए, ज्यादा दोस्तों पानी वेस्ट ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं सलीम अली की। दोस्तों सलीम अली आप सभी जानते होंगे इस महान आत्मा के बारे में, जो नहीं जानते वो जानिए। सलीम अली को दोस्तों इन्हें बर्ड ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें बर्डमैन भी कहा जाता था दोस्तों। इन्होंने चिड़ियों पे दोस्तों काफी शोध किया, काफी इन्होंने चिड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इन्होंने रीजन जाना कि आखिर कुछ जो प्रजातियां हैं चिड़ियों की वो धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त क्यों हो जा रही हैं, क्यों समाप्त होती जा रही हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में इन्होंने जाना दोस्तों। इसके बारे में इन्होंने पता लगाया, शोध किया। आइए जानते हैं सलीम अली के बारे में दोस्तों। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवेत्ता थे। इन्होंने भारत में पक्षियों का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण करवाया। इन्होंने यही व्यक्ति थे जिन्होंने पक्षियों का पहला सर्वेक्षण करवाया, उनके बारे में जाना दोस्तों। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क का, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, तथा शांत घाटी साइलेंट वैली केरल का संरक्षण संभव हो सका। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क में भी संरक्षण करवाया, और आपके शांत घाटी यानी साइलेंट वैली के नाम जो कि केरल में है दोस्तों, वहां भी संरक्षण करवाया पक्षियों का दोस्तों। ठीक है, पक्षियों का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण इन्होंने करवाया कि आखिर क्या रीजन है कि पक्षियों के दोस्तों के पक्षी हैं जो कि प्रजातियां बची हुई हैं और क्यों प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं, सारी चीजों का इन्होंने दोस्तों अध्ययन किया। नेक्स्ट, सलीम अली ने हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा आपके बर्डमैन ने लिखी है, यानी सलीम अली जी ने लिखी है। कई भागों में यह विभाजित थी, तथा फॉल ऑफ स्पैरो, फॉल ऑफ स्पैरो नामक आत्मकथा भी इन्होंने लिखी। कौन सी? फॉल ऑफ स्पैरो दोस्तों। इन्होंने ये भी आत्मकथा बहुत इनकी प्रसिद्ध थी, ये भी इन्होंने लिखा। चिड़ियों से संबंधित कई जानकारियां, कई चीजों के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण, देखिए वर्ष 1958 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया,
और वर्ष 1976 में पद्म विभूषण दिया गया दोस्तों। जयपाल गेटी अवार्ड वर्ष 1975 आदि पुरस्कारों से सलीम अली को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनको पक्षियों से बहुत ही प्रेम था, इनको पक्षियों से बहुत प्रेम था दोस्तों। ये पक्षियों के बीच में ही रहते थे। कई दोस्तों किस्म के पक्षी इन्होंने पाल रखे थे और हमेशा दोस्तों पक्षियों की ध्वनि से संबंधित रिसर्च करते रहते थे, खोज करते रहते थे दोस्तों। आपने दोस्तों एक मूवी देखी होगी जिसमें पक्षी राजा, ये आपने देखा होगा 2.0 फिल्म 2.0 दोस्तों आपने देखा होगा, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत किया गया था पक्षी राजन की भूमिका, वो सलीम अली से ही प्रेरित थी दोस्तों मूवी। आपने देखा ना, इसमें रजनीकांत था दोस्तों, यानी 2.0 रजनीकांत जी थे, अक्षय कुमार थे जिसने पक्षी राजा का रोल किया था। जो मोबाइल टावर्स थे दोस्तों, जो उनसे वेव्स निकलती थी, जो मोबाइल टावर्स थे जो उनसे वेव्स निकलती थी दोस्तों, वो पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती थी। और अब उनके वेव्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया आदमी, 2G 3G 4G, अब क्या आने वाला है, बहुत ही जल्दी 5G भी आने वाला है दोस्तों। तो ये बना तो रहे हैं आप हमने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग, पर इसका बैड इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका बैड इफेक्ट पक्षियों पे पड़ता है। किस पे पड़ रहा है? पक्षियों पे पड़ता है और भी लोगों पे दोस्तों इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये इन्होंने उसको कहा, सलीम अली जी ने इसका रिसर्च किया था कि ये बैड इफेक्ट पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा कम किया जाए। और भी चीजें थी जिनको इन्होंने बताया कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, तो जिससे कि जो पक्षी हैं जो कि इससे वो बेचारे उनको नुकसान हो रहा है, तो उनका संरक्षण किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। तो ये चीजें आपने देखी होगी फिल्म 2.0, अगर नहीं देखी तो देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है और कुछ सीख मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों चेवांग नेरोफेल दोस्तों, चेवांग नेरोफेल का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। इन्हें आइस मैन कहा जाता था। क्वेश्चन हमारा पहले ही बन गया कि आइस मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आइस मैन के नाम से आपके प्रसिद्ध थे दोस्तों चेवांग नेरोफेल, एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे ये? एक सिविल इंजीनियर थे दोस्तों। इन्होंने भारत के अत्यंत ठंडे एवं उच्च क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण किया ताकि यहाँ पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों ठंडे प्रदेशों में आप जानते हैं कि पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या होती थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां बर्फ जम जाता था दोस्तों। क्या हो जाता? बर्फ जम जाता था। तो सोचिए पानी पीने में और नहाने में लोगों को कितनी दिक्कत होती थी दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे इन्होंने, जो आपके चेवांग नेरोफेल थे, इन्होंने दोस्तों कई प्रयास किए, कई ऐसे खोज किए जिससे कि सरलता से पानी प्राप्त किया जा सके। इन्होंने भारत के अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियरों दोस्तों में का निर्माण किया ताकि यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। तो इन्होंने ये चीज की दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं, फ्री डिलीवरी है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न यानी कि कैसे बनेंगे आइसमैन किसे कहा जाता है, तो ये चीजें आप नोट करते चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बनाते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं मेधा पाटकर की दोस्तों। मेधा पाटकर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या थी? एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थी जो कि समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, जनजाति, दलित, किसान एवं श्रमिकों से मुठभेड़ उद्धारती थी दोस्तों। ये दोस्तों किसान से जो दलित होते थे, किसान होते थे, जनजाति होती थी, उनसे दोस्तों सामाजिक, आर्थिक सारे मुद्दों को ये उठाती थी। जहां इनको लगता था कि हाँ लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये मेधा पाटकर जी उनका सहयोग करती थी दोस्तों। वे नर्मदा बचाओ आंदोलन, दोस्तों आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट की संस्थापक सदस्य यही थी आपकी, यानी मेधा पाटकर जी ने दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट दोस्तों रविंद्र कुमार सिन्हा, दोस्तों अब बात करते हैं किसकी? रविंद्र कुमार सिन्हा की। रविंद्र कुमार सिन्हा बिहार के, कहाँ के हैं दोस्तों? बिहार के हैं। वन्य जीव संरक्षक, वर्ल्ड जीव संरक्षक एवं शोधकर्ता हैं। वे गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते थे दोस्तों। जो गंगा जी में हमारी डॉल्फिन मछली पाई जाती है, आप जानते हैं, वो यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय यानी पशु मानी जाती है मछली, डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन दोस्तों, ठीक है। तो जलीय जीव, जो जलीय जीव होती है वो क्या मानी गई? डॉल्फिन मानी गई दोस्तों। तो डॉल्फिन के संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए इन्होंने जाना जाता है, इसलिए वे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया
यानी कि इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। किसे? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, क्योंकि इन्होंने कई प्रयास किए दोस्तों डॉल्फिन के संरक्षण। इन्होंने डॉल्फिन पर रिसर्च किया कि डॉल्फिन कितनी सीधी और कई प्रजातियां होती हैं दोस्तों। इन्होंने बताया कि 12 या 15 से भी अधिक प्रजातियां होती हैं डॉल्फिन की। इन्होंने बताया इन चीजों को, तो इन्होंने रिसर्च किया, जाना उसके बारे में दोस्तों, और लोगों को जागरूक किया कि उसका हमें दोस्तों शिकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों तेल के लिए और मांस के लिए डॉल्फिन का शिकार कई किया जाता था, तो दोस्तों धीरे धीरे वो भी नष्ट होने की कगार पे थी। तो ये चीजें इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही हमारे लिए ये जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अथवा डॉल्फिन सिन्हा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये। इन्हें या तो डॉल्फिन सिन्हा कहा जाता था या डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसे? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, गांगेय डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में उनके 4 दशकों के अथक प्रयासों में एवं अभियान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2009 में भारत सरकार ने गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्या कर दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित कर दिया गया दोस्तों। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, आपकी डॉल्फिन को दोस्तों। किसको? आपकी डॉल्फिन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर प्रमोद पाटिल। दोस्तों डॉक्टर प्रमोद पाटिल के बारे में जानते हैं। डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने ग्रेट इंडियन बस्ट के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्ट के लिए दोस्तों इन्होंने किए। इन्होंने व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें क्या किया गया? व्हिटली अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया था। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? व्हिटली पुरस्कार को या अवार्ड को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर। ये प्रश्न बन सकता है कि व्हिटली पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन की दोस्तों। तो इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो कि नहीं जानता है कि भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा योगदान इन्होंने ही दिया था दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन जी ने। अगर ये ना होते तो शायद हमारे भारत में हरित क्रांति ना आ पाती दोस्तों। इन्होंने हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। इन्हें क्या? हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। इन्होंने मैक्सिको की गेहूं के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके संकर बीज विकसित किए, जिससे कि दोस्तों गेहूं की फसल और भी ज्यादा उपजाऊ होने लगी और भी ज्यादा अधिक होने लगी। इससे कि किसानों को बहुत फायदा हुआ दोस्तों, किसान भाइयों को। इनके प्रयासों से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और भारत आत्मनिर्भर हो सका। इसकी वजह से, इन्हीं की वजह से दोस्तों भारत क्या हुआ? आत्मनिर्भर हो सका और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है इनका, एमएस स्वामीनाथन जी का, जिन्हें कि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। इन्हें वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, आपके स्वामीनाथन जी को भी दोस्तों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात की जाए दोस्तों, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड के, कहाँ के हैं दोस्तों? ये उत्तराखंड के हैं। पर्यावरण संरक्षण योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण सम्मान 2020 में प्रदान किया गया था। इनका भी नाम दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से जुड़ता है, डॉक्टर अनिल कुमार जोशी जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आनंद कुमार की बात करें तो दोस्तों आनंद कुमार प्राकृतिक संरक्षणवादी वैज्ञानिक, जिन्होंने दक्षिण भारत में मानव एवं हाथी टकराव को कम करने, दोस्तों क्या होता था? दक्षिण भारत में मानव और हाथियों का टकराव बहुत ज्यादा होता था। जंगल में हाथियां दोस्तों आती थी, बहुत ही जल्दी मानव उनसे वो हो जाता था, तो मानव को नुकसान होता था और हाथियों का भी लोग शिकार करते थे। तो वो कम करने तथा मानव हाथी सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे आपके आनंद कुमार जी ने। इन्हें प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड, दोस्तों वही ग्रीन व्हिटली अवार्ड से इन्हें भी सम्मानित किया गया था आनंद कुमार को। तो दोस्तों प्रश्न ये बन सकता है कि आनंद कुमार किससे संबंधित है? आप याद रखिएगा, मानव एवं हाथी के टकराव को कम करने के लिए इन्हें दोस्तों जाना जाता है, आपके आनंद कुमार को। तो ये इन्होंने मानव और हाथी के बीच में क्या किया? सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था दोस्तों, आनंद कुमार। ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं अनिल अग्रवाल की। दोस्तों अनिल अग्रवाल, इन्हें वर्ष 1982 में भारत की पर्यावरणीय स्थिति के विषय में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि जो पर्यावरण की जो स्थिति थी, उन्होंने प्रथम रिपोर्ट दोस्तों आपकी इन्हीं अनिल अग्रवाल ने ही प्रेजेंट की थी भारत सरकार के समक्ष 1982 में। कब? 1982
1992 में दोस्तों इन्होंने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने विज्ञान व पर्यावरण केंद्र की स्थापना की, जो कि एक सक्रिय गैर सरकारी संगठन है और विभिन्न पर्यावरण मुद्दों का इन्होंने समर्थन किया दोस्तों। तो ये महान मनोवैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे ये सभी दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने में दोस्तों, क्योंकि इनसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आइए दोस्तों, ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग की बुक्स है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।